ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है। यहाँ पर आए मुझे 3 जून 1981 को मैं मुंबई आया था लखनऊ से। मैं उससे पहले 1 साल पहले मैं दिल्ली में था जब मुझे ये मिला था स्वर्ण पदक, अपना इसमें गोल्ड मेडल। तो मैं जब यहाँ आया और 3 साल मैंने बहुत धक्के खाए, पर मुझे लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी को हमेशा फ़िल्म की तरह देखा है। जब मैं धक्के खा रहा था, जब मैं बेइज्जत हो रहा था, अपनी डिग्निटी होती है ना, डिग्निटी कम होती है, पढ़े लिखे इंसान की ज़्यादा डिग्निटी कम होती है। तो मैं सोचता था ये एक दौर है और आज से बहुत साल बाद मैं इस दौर की बात करूँगा। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग, दैट्स व्हाट एग्जैक्टली व्हाट आई डू। मैं बहुत सारे महान पुरुषों की ऑटोबायोग्राफी पढ़ता था। चैपलिन की ऑटोबायोग्राफी बहुत फेमस है, उसका फर्स्ट हाफ। तो मैं सोचता था इनके साथ ऐसा हो रहा है तो मेरे साथ भी वैसा ही हो रहा है, और आगे जाके अपने मैं आप को मोटिवेट करता रहता था। आई थिंक आई केम फ्रॉम अ वेरी सिक्योर जॉइंट फैमिली, और जॉइंट फैमिली में आपको इनसिक्योरिटी की फीलिंग कम होती है क्योंकि कोई ना कोई आपके सवालों के जवाब देने के लिए होता है। बिल्कुल। बच्चे के मन में बहुत सवाल होते हैं। मेरे चाचा जी जो 8वीं क्लास में 7 बार फेल हुए थे, हम उनसे सवाल पूछते थे तो वो गलत जवाब देते थे, मगर उस थोड़ी देर के लिए हमारी वो जो उत्सुकता होती थी वो कम हो जाती थी, पर कोई जवाब देने वाला जरूर होता था। टिपिकल तरीके से हम बड़े हुए हैं। आपके चाचा जी आखिरी में पास हो पाए या नहीं, उनको कंपैशनेट ग्राउंड पे प्रिंसिपल ने मजबूर होकर 9वीं कक्षा में प्रमोट कर दिया क्योंकि क्लास के बाकी बच्चे उनको अंकल बुलाने लगे थे। वो बैठे बैठे उनकी दाढ़ी आ गई थी। तो ये सब जो फैमिली के जो कैरेक्टर्स हैं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में वो एक जो सीन है जिसमें मैं शाहरुख खान को उसकी फैमिली वालों से मिलवा रहा हूँ, बड़ी सी तस्वीरें हैं, मैंने अपने असली चाचाओं और तायाओं के नाम लिए थे। मैंने कहा यश जी प्लीज़ ये इनका ट्रिब्यूट है। तो मैंने कहा ये द्वारकानाथ जी हैं, ये 8वीं में 7 बार फेल हुए, ब्रिजनाथ जी हैं, ये पास ही नहीं हुए, ये और सब। तो जब फिल्म लगने लगी और लगने से पहले हमने उसका ट्रायल देखा तो मैंने कहा मर गया ये तो, मेरे सारे चाचा अपसेट हो जाएंगे ताया। तो मैंने सबको खत लिखा, मैंने कहा सॉरी एक मेरी फिल्म आ रही है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मैंने उसमें आपके असली नाम नहीं, मेरा बुरा मत मानना। पिक्चर लग गई, सुपर हिट हो गई और सबकी चिट्ठियाँ आई, थैंक यू तूने हमको फेमस कर दिया। तो आई थिंक आई टेक लाइफ वेरी कॉमिकली। मुझे लगता है कि हर पहलू, अनलेस कोई सचमुच में ट्रेजेडी हो, मुझे ज़िंदगी एक कॉमिक बुक की तरह नज़र आती है। एंड दैट्स वाई मैं अपने ऊपर कोई इतना ज़्यादा बोझा लेकर चलता नहीं हूँ। हाँ। कैसे हैंडल करते हैं ऐसे लोगों को? मुझे लगता है कि मुझे अपने से सच बोलना ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी बात, मुझे बहुत साल पहले यहाँ पर इसी शहर में नज़र आ गई थी कि यू कैन नॉट बी पॉपुलर विद एनीबडी। दुनिया में ऐसा कोई इंसान ही नहीं है जिसको सब लोग पसंद करते हैं। मैं गांधी जी का रोल किया है, गांधी जी के अलग पहलू को मैंने इस फिल्म में दर्शाया है। वो भी राष्ट्रपिता कहलाते थे, मगर कितने लोग, हम तो भगवान दिखाया है आपने गांधी जी को। हाँ, कमजोर दिखाया गांधी जी को बंगाल फाइल्स। विवेक ने पूरा रिसर्च किया था, तो जब उसने मुझे बताया मैं भी थोड़ा हैरान हुआ था कि गांधी जी ऐसा बोले थे। कहता आप देख लीजिए, फिर उन्होंने मुझे पढ़ाया, अखबारों की कटिंग हम लोगों ने भी देखी। जी 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 जी। तो और ये भी पहलू ज़रूरी है, हर पहलू ज़रूरी है। तो आप सबके साथ पॉपुलर होने के चक्कर में हमेशा मैनिपुलेट हो सकते हैं। पर जब मैं इस शहर में आया था तो मुझे लगता था सब मुझे पसंद करें। छोटे शहर का इंसान होता है, उसको लगता है कि सब उसे पसंद करें। और वैसे भी ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि यू वांट टू बी लाइक्ड, बट बिकॉज यू वांट टू बी लाइक्ड यू कैन बी मैनिपुलेटेड। सो आई वेरी अर्ली एट ए स्टेज, और उसका हार्ट ब्रेक होता था उस बात से। मैं चाहता यार मैंने तो सबका अच्छा सोचा है, ये मुझे क्यों नहीं पसंद करता है। 1981 से लेकर 84 के बीच का कोई ऐसा वाकया जब लगा हो कि बहुत मुश्किल है मुंबई में सरवाइव करना और बाहर के लोगों को इस तरह से जगह नहीं दी जाती है, क्योंकि 84 में आपको फिल्म मिली थी सारांश जी, तो और 81 में आप यहाँ पर आ गए थे। जी जी जी। तो शुरू में तो मैंने नाटक वाटक करके लोगों से उधार लेके, लोगों के घरों में जाके रह के काफ़ी कुछ किया। फिर एक दौर आया 27 दिन का जब मेरे पास रहने को जगह नहीं थी, तो मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोता था, और वो जो दौर था बड़ा ख़तरनाक था। मैं रात को 1:30 बजे 1:40 पर मैं बेंच पे जाता था, उस बेंच पे सोने के लिए, और 4:40 पे उठ जाता था क्योंकि एक बार ट्रेन चलना बंद हो जाती थी और ट्रेन चलना शुरू हो जाती थी। वो बहुत मतलब एक पिक्यूलियर सा, मैंने ज़िंदगी में सोचा ही नहीं था कभी ऐसा होगा। फिर मैंने अपने दादाजी को ख़त लिखा था। आई वॉज वेरी लकी टू हैव ए ग्रैंडफादर हु वॉज वेरी वेरी केयरिंग एंड वेरी वेरी इंटेलिजेंट ऑल्सो। तो मैंने उनको लिखा खत। मैंने कहा क्या है दादाजी ये, बाबूजी बुलाते थे उनको। मैंने कहा बाबूजी ये क्या है, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ और मुझे ये क्या ऐसे
लैक ऑफ डिग्निटी, बेइज्जती अपने आप से, मतलब मैं अपने आप पे तरस भी खा रहा हूँ, रो भी रहा हूँ, परेशान भी हो रहा हूँ। ये छोड़ो, पर मैं यहाँ नहीं रहता, मैं बॉम्बे से चला जाके दिल्ली, लखनऊ, शिमला चला जाऊँगा, मैं कोई टीचर की नौकरी कर लूँगा, यहाँ पर क्या करूँगा। ऐसा भी एक वक्त आ गया था हाँ हाँ, बहुत जब आपने सोच लिया था कि यहाँ पर सरवाइव करना बहुत मुश्किल, बहुत पैसे नहीं थे दो बार ऐसा सोचा था। एक बार ये जब तो उन्होंने मुझे खत लिखा, वो तब मुझे किरण के पते पर चिट्ठी लिखते थे। अच्छा। वो मेरी दोस्त थी, किरण वॉज मैरिड एट दैट टाइम। तो उस चिट्ठी की एक लाइन ने मेरा पूरा रवैया ज़िंदगी के प्रति बदल दिया, जो आज भी होता है। उन्होंने लिखा कि मेरे बच्चे, तूने बहुत मेहनत की है, तेरे माँ बाप ने घर के बर्तन, घड़ियाँ वगैरह बेच के तुझे यहाँ तक पहुँचाया है, और तू 1.5 साल यहाँ रह चुका है, 1.5-2 साल, अब मत जा वापस। एक बात याद रख, भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता। क्या बात है। तो वो लाइन पढ़ के मुझे लगा हाँ, आज भी जब कोई ऐसी बात होती है तो मैं सोचता हूँ भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता। एक दूसरा, एक तब और एक जब भट्ट साहब ने 10 दिन पहले मुझे, महेश भट्ट साहब ने फिल्म से निकाल दिया था और संजीव कुमार को ले लिया था, तो मैं उनको घर चला गया था ये बोलने के लिए कि आप कितने, आप सच पे फिल्म बना रहे हैं, आपके अंदर ही सच नहीं है। अच्छा। तो आई थिंक वो एक आई डोंट वांट टू कॉल इट अहम, बट एक सेल्फ सर्वाइवल का इंस्टिंक्ट मेरे अंदर बहुत है, जिसमें सच बोलना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने तब भी डिसाइड कर लिया था 10 दिन पहले जब उन्होंने मुझे निकाला था। 1 जनवरी 1984 को फिल्म शुरू होने वाली थी, सारांश की शूटिंग, और 20 तारीख को मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि तुम तो फिल्म में हो ही नहीं, संजीव कुमार को ले लिया है। तो मैंने भट्ट साहब को फ़ोन लगाया, मैंने कहा भट्ट साहब क्या ऐसा चाह, बोले हाँ वो प्रोडक्शन वाले जो हैं वो नए एस्टैब्लिश्ड एक्टर को ही लेना चाहते हैं, तो तुम दूसरे बूढ़े का रोल कर दो, डोंट वरी। फिर मैंने सारा सामान बांधा और मैं रेलवे स्टेशन जा रहा था, फिर मुझे दादाजी की बात याद आई। वो कहते थे इफ़ यू वांट टू बी इक्वल विद एनीबडी, आप किसी के साथ भी बराबर का होना चाहते हो तो उससे कुछ एक्सपेक्ट मत करो। अगर मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए तो हम बराबर के हुए ना, चाहे आप कुछ भी हो। तो मैंने कहा अब तो मैं बराबर का हूँ, मुझे उनसे चाहिए नहीं, मैं तो वापस जा रहा हूँ शिमला, दिल्ली, लखनऊ, कहीं भी। फिर मैंने कहा अब मैं उनको जाके बोल सकता हूँ। तो मैं उनके घर गया, उनकी लिफ्ट काम नहीं कर रही थी, मैं 6 फ्लोर तक चढ़ता हुआ गया। गुस्से में एनर्जी बहुत आ जाती है, और मैंने उनको अपनी खिड़की के पास ले जाकर उनका अपना सामान दिखाया। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, मगर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप बहुत बड़े फ्रॉड हैं, आप बहुत बड़े चीट हैं। आप मुझे 6 महीने से बोल रहे हैं मैं मेन रोल कर रहा हूँ, मैं रोज़ शिवाजी पार्क पहुँच जाता हूँ धोती कुर्ता पहनकर, मैं रोल की तैयारी कर रहा हूँ, और ये फिल्म तो सच्चाई पर है। तो आपके अंदर ही सच्चाई नहीं है तो आप कैसे फिल्म बना सकते हैं। फिर मुझे लगा कि क्लाइमैक्स में कोई गुस्से में एक लाइन होनी चाहिए। फिर मैंने कहा मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं आपको श्राप देता हूँ। आपने ऐसा बोला था हाँ, साहब को? मैंने कहा मैं रो भी रहा था, बड़े बुरी हालत में था। मैंने कहा मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप सच्ची फिल्म। कम उम्र के भी बहुत यंग, 27-28 साल के थे। हाँ नहीं, मैं अभी भी दे सकता हूँ श्राप, अगर कोई मेरे साथ ऐसा वैसा करेगा। तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया वापस उस टैक्सी से, और ऊपर उन्होंने फिर राशि। वो नाराज नहीं हुए आप इतना श्राप देकर चले आए, उन्हें बहुत बुरा भला कहा? नहीं, इसीलिए मैं हमेशा उनको, मैं अभी भी अपना गुरु मानता हूँ। और एक फिर इससे जुड़ता हुआ एक डैडी फिल्म में मेरा डायलॉग था जो उन्होंने लिखा था कि सच को सच बनाने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत होती है, एक जो सच कह सके, दूसरा जो सच सुन सके। तो भट्ट साहब ने वो सच सुना, नहीं तो आप यहाँ मेरा इंटरव्यू थोड़ा ले रही होती है, इतिहास ही कुछ और होता, मैं कहीं और होता। आपने तो इतिहास ही बदल दिया यहाँ का। नहीं वो, हाँ, शिमला का एक सामान्य परिवार का बच्चा जो यहाँ पर आया, और उसने अपने बलबूते इतनी फिल्मों में काम करके अलग शोहरत हासिल की है। हाँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कभी कभी अपनी ज़िंदगी को देखते हुए। जब आप, मुझे लगता है कि मैंने पुरुष जब 55 और 60 के बीच में पहुंचता है तो वो अपनी ज़िंदगी को जब फ्लैशबैक में देखता है तो या तो वो अपने आप को पसंद करता है या नहीं करता। मैं अपने आप को बहुत पसंद करता हूं जिस हिसाब से मैंने ज़िंदगी जी है, और महिलाओं के साथ ऐसा 50-55 के बीच में होता है। व्हेन यू लाइक योर सेल्फ देन यू से अब तो बहुत कुछ करने को बाकी है, बिल्कुल, और वक्त कम है, तो फिर आपको एक अलग किस्म की एनर्जी मिलती है। तो वो एनर्जी आपको ज़िंदगी से मिलती है, लोगों से मिलती है। मैं बहुत लोगों से मिलता रहता हूँ, आई एम वेरी पीपल ओरिएंटेड पर्सन। और मैं, अगर मेरे पास गाड़ी में ड्राइवर नहीं आता तो मैं ऑटो में चलता हूँ, फिर ऑटो से उसके परिवार वाले का पूछता हूँ, मैं लोगों से बातचीत करता हूँ। जब ड्राइवर नहीं आता है तो आप ऑटो से निकल जाते हैं? हाँ, मैं कितनी बार ऑटो से निकलता हूँ। मैं आप एयरपोर्ट जाता हूँ, मेरे साथ कोई पैराफर नहीं इंडिया नहीं होता है,
मुझे लगता है कि मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया हो रहा है कि ये बॉडीगार्ड और ये सब चल रहे हैं जो देते हैं जो इस्तेमाल करते हैं। अभी लालबाग के राजा का दर्शन करने के लिए भी आप गए, आम आदमी की इसका भी तरह बड़ा बिल्कुल। कॉमिकल हुआ है। हाँ। मेरे पास एक कांटेक्ट था, उसमें लिखा था सो एंड सो लालबाग। तो हमने उसको फ़ोन किया और उसने कहा कि हाँ जी आ जाइए, मैं आपको ले जाऊंगा अंदर। तो मैंने सोचा था कभी गया, लास्ट टाइम जब गया था तो यही कांटेक्ट था। तो मेरे साथ जो मेरे सीईओ थे हरमन, उसने मुझे कहा कि ये बंदा तो हमको लास्ट टाइम दूसरी जगह ले गया था, ओ, तो आप शायद उसी को फ़ोन कर रहे हो। तो मैंने कहा तुम्हारी याददाश्त बड़ी अच्छी है। तो मैंने उसको फ़ोन किया, तो मैंने कहा तुमने हमको कहाँ ले जा रहे हो, लालबाग? कहता नहीं जी पहले दूसरी जगह ले जा रहा हूँ। मैंने कहा नहीं फिर मैं आता हूँ। फिर हम पहुँच गए वहीं पर। अब जब पहुँच गए तो मैंने कहा अब क्या करें, तो पुलिस वाले पहचानते तो हैं। तो उन्होंने कहा आइए, मगर बिकॉज इंतज़ाम नहीं था, बट ऑफ कोर्स बिकॉज आई हैव डन सो मच वर्क, तो देन वो फिर पीछे से घुमाते चलते फिरते जूते अंदर रखे। पर भगवान के दरबार में तो वैसे ही मज़ा आता है कि जाने के लिए। फिर जब आप इस तरह की कोई चीज़ लिखते हैं तो फिर ट्रोलर कहते हैं अरे ऐसा कैसे, तुम्हारे तो आगे पीछे पुलिस चल रही थी। हाँ। तो इसलिए चल रही थी क्योंकि 40 साल से काम कर रहा हूँ, बट चला मैं गया था तो मैं चला जाता हूँ। मुझे कोई ऐसे इससे परेशानी नहीं होती। तो मैं उसी सच से आपका सामना कराना चाहती हूँ। ट्रोलर्स जब आपको ट्रोल करते हैं, कभी अब ऐसा लगता है कि ये बैठे हुए न जाने कौन से लोग हैं जिनके बारे में आपको कुछ नहीं पता, लेकिन वो आपके बारे में बुरा भला न जाने कहाँ इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ कर ले आएंगे और फिर कोसना शुरू कर देंगे। राष्ट्रवाद की जब आप बातें करते हैं, मैंने देखा है उस पर भी लोग आपको बुरी तरह से ट्रोल करते हैं। अच्छी बात है ना, उनको ट्रोल करने की मतलब हम कुछ कर रहे हैं इसके लिए ट्रोल कर रहे हैं, ये समझने में थोड़ा टाइम लगा मुझे। मैंने कहा ना कि मुझे लगता है कि यार आपको पसंद क्यों नहीं करते लोग। फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आया, जो अपने आप ही समझ में, जो तकलीफ़ से गुजरने के बाद, वो कहते हैं ना कि सोना जो है वो आग से निकलने के बाद ही सोना बनता है। वाह, आज तो मैं अपनी बिना अनजाने में तारीफ़ किए जा रहा हूँ, अपने आप को सोना बोल रहा हूँ। नहीं, मेरा मतलब है कि जिस दिन आपको ये समझ में आ जाए कि ज़िंदगी ये आपसे ये चाहती है, आपके दुख आपकी तकलीफ़ें जो मन गढ़ंत होती हैं, हाँ। जो नहीं भी हो सकती हैं, वो आपको अच्छा महसूस कराती हैं। अभी भी तकलीफ़ होती है, अभी भी तकलीफ़ तो होती है, बिकॉज यू आर ह्यूमन। बिल्कुल। बट नाउ यू नो दैट हाउ टू इग्नोर देम। आपको लगता है कि बेचारे गिरे हुए पड़े हुए नाली के लोग जो हैं, ये आपकी हर चीज़ में आपको कोई ना कोई ढूंढते हैं, कोई ना कोई ऐसी चीज़ ढूंढते हैं। पर एक बात है कि अगर जो वो बोल रहे हैं वो सच है तो उसको आई शुड चेंज, पर अगर जो वो बोल रहे हैं वो सच नहीं है तो देन यू शुड लर्न टू इग्नोर। लेकिन इतने सारे कमेंट होते हैं, पढ़ने का टाइम मिल पाता नहीं, है नहीं, आपको? नहीं, 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 मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता हूँ। हाँ। पर मैं ये देखता हूँ कि मेरी स्टोरी पर या मेरे जो मैंने पोस्ट किया है उसको कितने लोगों ने पसंद किया है, और मैं कभी कभी जवाब भी देता हूँ। मैं सोचता कि किसी ने, जैसे कल मुझे किसी ने कहा कि एक तन्वी द ग्रेट, तन्वी करके एक लड़की है, तन्वी, मैं उसका नाम भी आपको बताता हूँ, अंडर स्पेक्ट्रम, तन्वी अंडर स्पेक्ट्रम। तो मतलब वो थी कि आज मेरा बर्थडे है, तो फिर मैंने वो पढ़ के उसको विश की भी किया। और बहुत सारे लोग तो बिना बात के कुछ भी बोलते हैं, टकले गंजे। अच्छी बात है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये जो टकले गंजे वाली मतलब आपको टिप्पणी की जाती है, लेकिन आपने कहा कि बहुत यंग एज से ही बाल जब गिरने शुरू हो गए थे और उस समय हीरो के लिए माना जाता था कि अच्छे बाल हों, तो उस समय तकलीफ होती थी, फिर आपने मेडिसिन या कुछ आयुर्वेदिक उपचार या कुछ ऐसा किया था? मैं चित्रा जी, मैंने सब कुछ किया है, क्योंकि यहाँ आकर जब मुझे इस बात का एहसास हुआ, क्योंकि मैं फॉरेन के एक्टर्स के बारे में पढ़ता था। यूल ब्रनर करके एक बड़े अच्छे थे, टेलिस वैलेस एक बॉल्ड एक्टर थे, और मुझे लगता था कि एक्टर्स का बालों से क्या लेना देना। पर यहाँ पता लगा कि बाल नहीं है तो आप एक्टर नहीं हैं। तो फिर मैंने वो रीठे, क्या बोलते हैं, आंवला, वो ज़मीन में डालकर, रीठा शिकाकाई आंवला दही के अंदर डालकर, तिब्बतियन, सब कुछ किया और नहीं हुआ। और मैं तो ये कहता हूँ कि मुझे सारांश का पहला फिल्म का रोल भी मुझे इसलिए बजा, थैंक गॉड कि आई वाज बॉल्ड, तो वरना भट्ट साहब नहीं देते शायद मुझे रोल। अपनी कमज़ोरियों को अगर आप दुनिया के सामने बोल दें तो वो आपको डरा नहीं सकते हैं। बिल्कुल, है ना, कि भाई हाँ ये प्रॉब्लम, मैंने फिर अपनी लाइफ पे एक प्ले किया, कुछ भी हो सकता है। जो मेरे सारे फेलियर्स के बारे में है, कि कैसे पैदा होते ही मतलब डिमांड में आ गया था, कैसे फिर मेरी पहली मोहब्बत कैसी थी, पहला किस कैसा था, पहली फिल्म में मुझे कैसे, जब मैंने डायरेक्ट की थी, या गांधी फिल्म में जब मैंने चाहा था कि नेहरू का रोल करूं, तो कैसे उसमें से निकाल। व्हेन यू टेल द वर्ल्ड दैट दीज आर माय प्रॉब्लम्स, देन दे हैव नथिंग टू स्केयर यू विद, बिकॉज हम अपनी प्रॉब्लम छुपा के रखते हैं
कि दुनिया को ना पता लग जाए। और मुझे ये भी समझ में आ गया कि आजकल के खास करके दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, दुनिया आपको हमेशा इस बात का एहसास कराती है कि समबडी इज़ डूइंग बेटर देन यू। बिल्कुल। अब वो चाहे चैनल में हो, हर चैनल बोलता है कि दुनिया का सबसे ख़तरनाक चैनल, सबसे ऊपर पहुंचा चैनल, मेरी रेटिंग इतनी है, मेरा, चाहे वो चैनल हो, चाहे वो हम लोग हों, कि आपके अगर 50,000 फॉलोअर्स हैं तो मेरे 52,000 हैं, तो मैं 2,000 आपसे ज़्यादा हूँ। बट इसको समझने में टाइम लगता है, और जिस दिन टाइम वो आ जाता है और समझ में आता है, आप सडनली शांत हो जाते हैं। तो ये पॉपुलैरिटी के गेम में मैंने पढ़ना बहुत पहले बंद कर दिया, और ये बट इट वॉज़ अ डिफ़िकल्ट लेसन बिकॉज आई कम फ्रॉम ए स्मॉल टाउन। अब मैं बार बार स्मॉल टाउन के बारे में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि स्मॉल टाउन में ज़िंदगी बहुत सादगी से होती है, खासकर 70s में। मैं तो 70s 60s का हूँ। पीपल आर वेरी, और पहाड़ के लोग बड़े हाँ सीधे से होते हैं, जो मन में होता है वही बोल देते हैं। उनकी जिंदगी वैसे ही इतनी चुनौतियों से ऊपर उठकर गई होती है। हाँ, पहाड़ के जो अभी पहाड़ की तरह ही होते हैं। आप देख लीजिए हाल, हाँ, मतलब बाकी देश के हिस्सों का हाल देखिए और पहाड़ी क्षेत्रों का हाल आप देखिए, बहुत बुरा हाल है। आई फील टेरेबल। मैंने अभी एक वीडियो बनाया था बिकॉज जिस शिमला में, बट उसमें देखिए ट्रेजेडी तो है ही, त्रासदी तो है ही। जिन लोगों की क्षति हुई है, जिन लोगों का घर गया है, जिन लोगों के लोग चले गए हैं, उस ट्रेजेडी को तो कोई, उस पर कुछ बोल नहीं सकते सिवाय इसके कि दुख है। बिल्कुल। और ऐसा ना हुआ होता, लेकिन नेचर का जो प्रकोप है ये हमने खुद ने मंगाया है। शिमला जैसी जगह में, जो कि एक प्योर था, ये पहाड़ी इलाका था, उस पर हर नुक्कड़ भी तो बहुत बड़ी जगह है, हर जगह पर आपको एक होटल, कोई एक स्टे जगह, कोई एक गाड़ियाँ खड़ी हैं, लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन हर इंसान ने गाड़ी ली है, तो होना ही है। अभी फिर धराली में मैंने देखा कि ज़मीन से पानी निकला है, या पंजाब में जो हो रहा है, इट्स वेरी सैड, इट्स वेरी वेरी सैड। इसके बारे में भी लोग बोलते हैं कि आपने पंजाब के बारे में, बाढ़ के बारे में नहीं बोला। अरे हर चीज़ दिखावे के लिए नहीं है। मैं अगर नहीं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे मन में उनके प्रति दुख नहीं है। या कश्मीर में जो रिसेंटली हुआ था, वहाँ पे भी बहुत ख़तरनाक किस्म की बाढ़ आई है, किश्तवाड़ में, जम्मू के पास। तो इट इज़ सैड, इट इज़ any kind of death, any kind of disaster is very very frightening, but उसका कसूरवार इंसान है। जो लोग सबसे ज़्यादा आलोचना करते हैं वही सबसे ज़्यादा उम्मीदें भी करते हैं कि आप हर मुद्दे पर बोलें। अगर आप कुछ फील कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप सोशल मीडिया पर या मीडिया के जरिए आकर उसको अभिव्यक्त करें। ये भी मौजूदा वक्त की एक परिपाटी बन गई है। मुझे लगता है कि if I am feeling about it and not sometimes writing about it, that does not mean that I don't want to write about it. But इंसान कितनी चीज़ों के बारे में लिख सकता है, तो काम कब करेगा। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी पूरी कोशिश रहती है कि कोई भी ऐसा मुद्दा हो, बिकॉज एज ए पर्सन जिसको भगवान ने बहुत कुछ दिया है या जनता ने बहुत कुछ दिया है, आपकी विद, वो क्या है ना, बड़ी फेमस लाइन कि विद सक्सेस कम्स द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। और मैं समझता हूँ कि मैं रिस्पॉन्सिबल किस्म का इंसान हूँ, मगर मैं अपनी ज़िंदगी अपने सच के साथ भी जीना चाहता हूँ, लोगों के सच के साथ जरिए जीने की ज़रूरत नहीं महसूस करता। ये बिल्कुल सही बात है कि हर सफलता अपने साथ एक जिम्मेदारी का एहसास भी लेकर आती है। अब मैं आ जाती हूँ आपके उन तमाम वायरल वीडियोस पे जो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की हर माँ जब भी देखती है वो बड़ी खुश होती है। आपका अपनी माँ के साथ रिश्ता, उनका खुद का वो चुलबुलापन, जिस तरीके से आप दोनों के बीच वार्तालाप होता है, तो आपने शुरुआत की, उसके बाद वो हिट होता गया। लोग अब डिमांड भी करते हैं कि आप इस मुद्दे पर बातचीत कीजिए, ऐसे बातचीत कीजिए। तो वो जो अनुभव है कैसे शेयर करेंगे आप उसको? मेरे पिताजी की मृत्यु हुई थी 2012 में 10 फरवरी को। मेरे माता पिता 59 साल तक मैरिड थे। तो जब 59 साल तक कोई मैरिड होता है तो, और उसमें से एक की मृत्यु हो जाती है, तो यू डोंट ओनली लूज़ योर वाइफ और हस्बैंड। तो मुझे समझ में आ गया कि मेरी माँ ने सिर्फ अपने हस्बैंड को नहीं खोया, उन्होंने एक पार्टनर को खोया, उन्होंने एक दोस्त को खोया, उन्होंने एक हैबिट को खोया, सुबह उठना। तो मैंने अपने भाई से कहा कि हम पिताजी की डेथ 84 के थे वो, तो हम उनकी डेथ को मोर्न नहीं करते, वो तो दुख हमेशा ज़िंदगी भर रहेगा, लेट अस सेलिब्रेट हिज लाइफ। वो बड़े इंटरेस्टिंग आदमी थे, बड़े सिंपल किस्म थे, क्लर्क थे मगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी फादर थे, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे।
तो हमने माँ से कहा कि माता जी हम अपने पिताजी की जो बरसी है, जो 13वां दिन जो है प्रेयर मीटिंग जो है वो हम अलग तरीके से करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा जैसे तुम्हारी मर्ज़ी है। तो हमने क्या किया, हमने सबको मैसेज भेजा कि कोई वाइट कपड़े पहन के नहीं आएगा, सब कलर्स कपड़े पहन के आएंगे। और मैंने एक रॉक बैंड मंगवाया और मेरे पिताजी के जितने भी फेवरेट गाने होते थे वो मैंने न्यू तरीके की ट्यून से बनाए और खड़े होकर स्टेज पर मैंने पिताजी के सारे फ़नी इंसिडेंट सुनाए। और जितने भी लोग 500 300 600 लोग बैठे तो वो बाय द एंड ऑफ इट दे वर ऑल लाफिंग एंड ऑलमोस्ट फॉलिंग ऑफ द प्लेन। एंड उस रात को मेरी माँ ने मुझे कहा कि थैंक यू बेटा, तुमने मुझे इस बात का एहसास कराया कि मेरे हस्बैंड तो बहुत ही महान इंसान थे। फिर एक दिन बातें करते करते वो बहुत ही, मैंने कैमरा निकाल दिया और उनका वो वीडियो कोई भी डाल दिया, पता नहीं है। हाँ। तो जिसमें उन्होंने कहा था कि बकवास मत कर, थप्पड़ मारूंगी। हाँ। अब इतने बड़े उम्र में इंसान के बेटे को उसकी माँ करी थप्पड़ मारूंगी। तो जब मैंने पोस्ट किया तो लोगों को बहुत पसंद आया, फिर सब ने डिमांड करना शुरू किया। और अब मेरी माँ मुझसे बड़ी सेलिब्रिटी है। बट ये बिल्कुल सच बात है। हम लोग खुद जब भी उनका कोई वीडियो आपके साथ आता है हम लोग तुरंत जाके पूरा वीडियो देखते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि चित्रा जी हम माँ बाप के ही आशीर्वाद से, हमारे पास माँ बाप ही जो इस तरह के लोग होते हैं जो आपको हर सिचुएशन में एक्सेप्ट करते हैं, जिनको आपसे कोई अपेक्षा नहीं होती है सिवाय इसके कि आप अच्छा करो। तो अब चाहे वो 1% लोग जो हैं इन सब वीडियोस के ज़रिए वजह से अपने माँ बाप पर अलग से तवज्जो देते हैं। बिल्कुल, द फैक्ट दैट यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन, ये ऐसा हुआ है। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं आपकी माता जी को देख के हम भी अपनी माता जी से अभी बातचीत करने लगे हैं। ऐसा नहीं कि वो करना नहीं चाहते, मगर बिकॉज वी टेक आवर पेरेंट्स सो मच फॉर ग्रांटेड कि हम भूल जाते हैं कि इनकी भी बहुत कुछ अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं या इनकी भी फीलिंग्स हैं। हमारे घर पर माँ बाप के रूप में एक पूरी डिक्शनरी ऑफ लाइफ पड़ी हुई है जिनसे हम बहुत कुछ ले सकते हैं। तो आपको आधा घंटा अगर आप उनसे बात करो तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो दैट्स वाई आई थिंक इट्स द बेस्ट थिंग दैट हैज़ हैपेंड टू मी, दैट हम अपनी माँ के साथ रहते हैं। माँ हमारे साथ नहीं रहती है, हम अपनी माँ के साथ रहते हैं। तो इसलिए उनसे बातचीत करना, वो अभी भी बोलती हैं कि मैं मंदिर जाती हूँ और ये मैं सब्जी खरीदने जाती हूँ, लोग मेरे साथ फोटो क्यों खिंचाते हैं। कहती है अब तो मास्क में भी पहचान लेते हैं। इस बात से अपसेट है वो अभी सब्जी लेने जाती है। उनकी क्या उम्र है अभी? शी इज़ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड शी इज़ 87 और अभी वो सब्जी खरीदनी जाती है। हाँ, शी इज़ वेरी एक्टिव। हालांकि उनकी टांग में रॉड भी है, मगर शी इज़ वेरी एक्टिव। तो उनको बहुत अच्छा लगता होगा। उनको परेशानी होती है कि वो जो मशीन कभी कभी डालनी पड़ती है वो नहीं डालना चाहती हैं। आई थिंक कोई भी नहीं डालना चाहता है, बट शी इज़ वेरी एक्टिव। वो जाना चाहती हैं। मैं अभी लाल बाग के उसमें गया था, राजा के, मुझे क्यों नहीं लेके गया। मैंने कहा मॉम वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको नंगे पैर चलना था, बहुत, तो मैं चल सकती थी। तो आई थिंक बिकॉज वी ट्रीट हर नॉट लाइक एन ओल्ड पर्सन। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, ये मैंने अभी भी रिसेंटली बताया था कि हम ऑफिशियली सरकारी दफ्तर में 58 की उम्र में आपको ऑफिशियली बोल दिया जाता है कि अब आप रिटायर हो गए हैं। और 58 तो आपकी लाइफ शुरू होती है। मैं आज से 12 साल पहले तो ज़िंदगी की मैंने शुरुआत, मुझे लगा वाह अब मज़ा आ रहा है, और फिर घर वाले उनको और बूढ़ा बना देते हैं कि आप मत जाइए, नहीं आप रहिए, अरे क्या कर रहे हैं अब। तो देखते देखते एक 58 ईयर्स का आदमी या महिला धीरे धीरे बॉडीली बूढ़ी हो जाती है। बिल्कुल वो नहीं होना चाहिए। आई थिंक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारी सोसाइटी ऐसी है, भारत की सोसाइटी ऐसी है कि 58 आपने कहा कि उनको जबरदस्ती बूढ़ा बना दिया जाता है। अरे नहीं आप, मैं तो फिर अपनी माँ को काम देता रहता हूँ। और जितने भी आपके देखने वाले हैं उनको अपनी मदर्स फादर्स को सिर्फ ये नहीं कि बच्चा छोड़ के आओ, ग्रैंड चाइल्ड लेके आओ, नाउ दे शुड गिव देम वर्क बिकॉज दे हैव सो मच इन देमसेल्व्स। लेकिन हमारे वहाँ ये भी तो है, अगर कोई अपने माँ बाप को इस उम्र में काम देगा तो लोग कहेंगे कि देखो बेटा तो जवान है, इतना कमाता है, लेकिन वो अपनी माँ से काम करवा रहा है। हमारी सोसाइटी ऐसी भी है। अब आप जिंदगी सोसाइटी के लिए नहीं जीत सकते हैं। आई एम सॉरी टू से दैट। आप अपने रूल खुद बना के चल सकते हैं। वो सोसाइटी के रूल तब इसलिए बने थे, बहुत सालों से बने आ रहे थे, बिकॉज हालात डिफरेंट थे। आजकल तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों काम करते हैं, वरना जब मेरी माता पिता की शादी हुई थी, माँ जो थी वो इस बात को मान लेती थी कि मुझे घर संभालना है और पति जो है वो कमा कर लाएंगे। आजकल वैसा नहीं है। आजकल दोनों पार्टनर कमाना चाहते हैं। तो आई थिंक मदर जो है सुबह सुबह रोज़ 8 बजे फ़ोन करती हैं
8 बजे, मैं अगर कभी 3 बजे भी सोया हूँ, कभी काम पे चला गया या नहीं गया या कुछ देख रहा हूँ, तो मैं 7:45 का ये लगा देता हूँ, अलार्म लगा देता हूँ। और फिर वो, हाँ क्या सो रहा है? नहीं 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 सो रहा हूँ। अरे सो रहा होता तो नहीं उठाता ना। अच्छा ठीक है, सब ठीक है, हाँ जी अच्छा ठीक है। फिर उनके बाद लंबा सा एक आशीर्वाद का जो उनकी जो देती हैं, और उसके बाद वो चले, तो उनके बाद उसके बाद वो खुश रहती हैं। हर रोज आपकी बात रोज होती है, सुबह हर रोज। 8 बजे फ़ोन आता ही आता है। आज भी 8 बजे 8:02 पे फ़ोन आया था, मैं फ़ोन देख रहा था पर वो अंदर है। हमेशा मेरे फादर के साथ ऐसा हुआ था। मेरे फादर जब नए नए मोबाइल फ़ोन आए थे तो 2-3 बार मैंने नहीं उठाया था, तो एक दिन मुझे फ़ोन करके उन्होंने कहा, यार मुझे अच्छा नहीं लगता तू मुझे मेरा फ़ोन नहीं उठाता है। तो मैंने कहा पापा डिसाइड कर लेते हैं कि इस टाइम पे फ़ोन करेंगे। तो हमने डिसाइड किया कि 8 बजे हिंदुस्तान में वो जब भी मुझे फ़ोन करेंगे। बट उन्हें ये लगा कि अगर मैं अमेरिका में हूँ या जर्मनी में हूँ या कहीं हूँ, पर यहाँ 8 बज जाते थे तो मैं उनका फ़ोन उठा लेता था, चाहे कुछ भी हो जाए। वाई मेक देम फील इनसिक्योर? आई थिंक दे गेट इनसिक्योर बिकॉज दे थिंक आपको कुछ हो तो नहीं गया है। तो आई थिंक माँ बाप से बेटर आशीर्वाद देने वाला भगवान को छोड़कर कोई हो ही नहीं सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।